It was due to the diplomacy skills of Kevar that allowed Sardinia-Piedmont along with France defeat the Austrian forces in 1859. सिर्फ केवर के डिप्लोमेसी स्किल के कारण ही, ना ही वो कोई रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेटिक थे, उनकी डिप्लोमेसी स्किल के कारण सर्डिनिया पाइडमाउंट ने फ्रांस के साथ मिलकर के ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हराया था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ये जो रेगुलर ट्रूप्स होते थे, जो आपकी आर्मी होती थी, इनसे अलग कई लोगों ने गुइसिप्पी गैरिबल्दी की मतलब जो वॉलंटरीली आर्मी थी उसको भी ज्वाइन किया था। अब गुइसिप्पी गैरिबल्दी कौन थे? ही वॉज एन इटालियन जनरल एंड नेशनलिस्ट, इटालियन जनरल थे वो, नेशनलिस्ट थे। ही वॉज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, वो एक तरीके से इटालियन फ्रीडम फाइटर्स भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ मैजिनी यंग इटली मूवमेंट, वो गुइसिप्पी मैजिनी की जो सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, उसके भी मेंबर थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पाइडमाउंट in 1834. गुइसिप्पी गैरिबल्दी led his volunteer forces in 1860. 1860 से उन्होंने वॉलंटियर फोर्सेस को स्टार्ट किया, और कहाँ पर स्टार्ट किया? साउथ इटली में। साउथ इटली में बोर्बन डायनेस्टी का रूल था, और कई लोगों को उन्हें सपोर्ट भी मिला, वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट मिला, किसको? स्पेनिश रूलर्स को हटाने के लिए उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। अब इटली का यूनिफिकेशन हो गया, और वहाँ का राजा किसको बनाया? विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने। हाउएवर द इलिटरेट इटालियन पॉपुलेशन रिमेन अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन अभी भी जो इलिटरेट इटालियन पॉपुलेशन थे उन्हें अभी भी लिबरल नेशनलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। दो यूनिफिकेशन ऑफ नेशन टुक प्लेस इन वेरियस पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के कई हिस्सों में यूनिफिकेशन हो रहा था, बट द आइडिया ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट एज सम स्कॉलर सजेस्टेड इज़ ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन अभी यहाँ पर आइडिया नहीं था। जो फॉर्मेशन हुआ ब्रिटेन का, वो किसी रेवोल्यूशन के रिजल्ट से नहीं हुआ, वो बहुत ही स्ट्रेंज था। नेक्स्ट है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके जो ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ बहुत लंबे समय का प्रोसेस रहा है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहा है। ब्रिटेन वॉज नॉट अ नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन एक नेशन नहीं था। इट वॉज एन आइलैंड, एक आइलैंड था जिसमें कि एथनिक ग्रुप्स, कई एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। दीज ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन ग्रुप की अपनी कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। एज इंग्लिश स्टार्टेड ग्रोइंग वेल्दी एंड गेनिंग पावर, जैसे इंग्लिश अब स्टार्ट होना शुरू हो गया था, वो ज़्यादा वेल्दी होने लगा था और पावर उसके पास ज़्यादा आने लगी थी, तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो था अदर नेशंस पे और जो अदर ग्रुप्स थे उन पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने, जो मोनार्क था, जो राजा था वहाँ का, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद उनसे उनकी पावर को सीज कर दिया, लिमिट कर दिया उनकी पावर, मतलब अपनी जो एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ तक पहुँचा करके उनकी पावर को सीज कर दिया। फाइनली अ नेशन स्टेट वॉज फॉर्म्ड विद इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ एक नेशन स्टेट बनाया गया एट इट्स सेंटर। इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन केम इनटू बीइंग बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक 1707 में एक एक्ट बना यूनियन का। यूनियन इट मीन्स कि यूनियन का एक्ट बना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिससे कि दोनों यूनाइटेड हो गए, मिल गए। दिस रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इससे क्या बना कि ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। सोन इंग्लैंड इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। धीरे धीरे जो इंग्लैंड था वो अपना जो प्रभाव था स्कॉटलैंड पर दिखाने लगा, इम्पोज करने लगा। इवन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो भी, उसको डोमिनेट कौन कर रहा था? इंग्लिश मेंबर। इट मीन्स जो इंग्लिश मेंबर थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस हर चीज़ पर दिखाना शुरू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि आज भी जो वर्ल्ड की जो बहुत पावरफुल जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें किसका डोमिनेशन था? इंग्लिश मेंबर्स था। लेटर ऑन द कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कॉटलैंड वर सप्रेस्ड बाय ग्रोइंग ब्रिटिश पावर। धीरे धीरे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो कल्चर था स्कॉटलैंड का, उनको किसके अंडर में आना पड़ा? ब्रिटिश पावर के अंडर में आना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल द स्कॉटिश वॉज फोर्स्ड not to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number of Highlanders was
फोर्सफुली ड्राइवन आउट देयर होमलैंड। मतलब कि स्कॉटिश को फोर्स किया गया कि आप अपनी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे, और कई सारे हाईलैंडर्स को फोर्सफुली उनके घर से भी निकाल दिया गया वहाँ, मतलब यहाँ से भी उनके स्कॉटलैंड से उनको निकाल दिया गया। आयरलैंड ऑल्सो हैज़ अ सिमिलर स्टोरी। आयरलैंड की भी सिमिलर यही स्टोरी है। दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो कंट्री थी ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में डिवाइडेड थी। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट की मदद की आयरलैंड के, जिससे कि जो प्रोटेस्टेंट की जो डोमिनेंस थी वो कैथोलिक्स पर इंक्रीज हो गई, प्रोटेस्टेंट्स पावरफुल हो गए। द रिवोल्ट लेड बाय कैथोलिक्स वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश डोमिनेंस। Wolfe who was leading Irish revolutionary who framed a group named United Irishmen। तो जो रिवोल्ट, जो कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया था वो भी ब्रिटिश डोमिनेंस ने क्या किया, सप्रेस्ड कर दिया। वॉल्फ टोन जो कि एक आयरिश रेवोल्यूशनरी था, उसने एक ग्रुप बनाया था यूनाइटेड आयरिशमैन, revolted against the English supremacy, but later on this revolt was suppressed by English in 1978। अब वॉल्फटोन जो एक आयरिश था, आयरिश रेवोल्यूशनरी था, जिसने यूनाइटेड आयरिशमैन बनाए थे, जो कैथोलिक्स के फेवर में था, कैथोलिक्स के फेवर में था। वो ये चाहता था कि जो इंग्लिश सुप्रीमेसी है उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो उन्होंने उसके खिलाफ, इंग्लिश सुप्रीमेसी के खिलाफ रिवोल्ट किया, जिसमें कि लेकिन उसको इंग्लिश के द्वारा क्या किया गया, सप्रेस्ड कर लिया गया 1798 में। Finally, in 1801, Ireland was forcefully incorporated into the United Kingdom। फाइनली 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली किस में, यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन केम इनटू बीइंग विच वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय इंग्लिश कल्चर। तो एक बहुत बड़ा ब्रिटिश नेशन बन गया जिसमें जो इंग्लिश कल्चर था वो डोमिनेट कर रहा था। सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला कौन था, इंग्लिश कल्चर। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, the British flag, Union Jack, the new national anthem, the English language was promoted and older nations were left to survive as subordinates। तो जो न्यू सिम्बल्स था, एक तो ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, यही प्रमोट किए गए। जो पुराने नेशंस थे जैसे स्कॉटलैंड हो गया, आपका आयरलैंड हो गया, ये जो नेशंस थे ये क्या हो गए, उनको सिर्फ एज अ सबऑर्डिनेट सर्वाइव करने का छोड़ दिया गया। इट मीन्स इन सभी स्टेट्स को फोर्सफुली अपने उसमें मिला लिया गया, किसके डोमिनेंस के थ्रू, इंग्लिश डोमिनेंस के थ्रू। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसने फोर्सफुली, इंग्लिश डोमिनेंस थी वहाँ पर क्योंकि, तो उन्होंने फोर्सफुली इन सभी नेशंस को अपने उसमें मिला लिया। Till now we have come to know about the rise of nationalism in European country, various attempts made by revolutionaries for their right to liberty, establishment of power by conservatives, or the unifications of कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस वॉर्स। अब हमने कहीं पढ़ा है कि, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि नेशनलिज्म यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसे हुआ, कई सारे अटैम्प्ट किए गए रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा, जैसे राइट अपने उनकी लिबर्टी के राइट के लिए, पावर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कंजर्वेटिज्म का, या फिर यूनिफिकेशन हुआ कंट्रीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, वॉर के बेसिस पर भी कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ। बट व्हेन द कंट्रीज अचीव द स्टेटस ऑफ नेशन स्टेट, जब कंट्री नेशन स्टेट का स्टेटस अचीव कर लेती है, उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है कि कैसे कंट्री विजुअलाइज्ड की जाएगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।